चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। कल वाली क्लास में मैंने आपको सिलेबस दिखाया था और हम लोगों ने बताया था ये, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पढ़ी हुई थी कल, और ये पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हो चुका है, सब लोग इससे एग्री करते हैं कि सर ये चीज हो चुकी है सब लोग? हाँ ठीक है, सब लोग इसको पढ़ चुके हैं ना। अब आता है हम लोग का इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं और ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है ना। चार ही दिए हैं लेकिन हम लोग कुछ और चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने कल इसके बारे में बता दिया है कि जो मैं यहाँ पे चैप्टर पढ़ाऊंगा वो जेई में भी प्रॉफिट देगा, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके डिप्लोमा में हैं ही नहीं, ठीक है ना। मैंने कल इसके बारे में डिटेल में बात कर ली है। नाउ कम टू द पॉइंट कि आज हमें पढ़ना है बेसिकली कौन कौन से मटेरियल के बारे में, इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल और ब्रिटल, इन्हीं मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। मैं फिर से आपसे बता दूं कि ये जितने भी मटेरियल हैं ये, इनके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हमको पढ़ना है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से कहूं कि जिस मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है उसको इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जिस मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है उसे इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा, यानी जिसके अंदर ईमानदारी है वो ईमानदार पदार्थ हो गया या ईमानदार व्यक्ति हो गया, जिसके अंदर बेईमानी है वो बेईमान हो गया। तो इलास्टिक के लिए इलास्टिसिटी होना जरूरी है, प्लास्टिक के लिए प्लास्टिसिटी होना जरूरी है। तो हम यदि इलास्टिसिटी को समझ लें तो इलास्टिक मटेरियल अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। अगर हम इस प्रॉपर्टी को समझ लें तो वो बात अपने आप समझ में आ जाएगी। प्रॉपर्टी को कैसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, आज हम लोग एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हैं किसको, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आज हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है ना, मटेरियल्स। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को, ठीक है। एक क्लास आज लगेगी, एक क्लास इसकी और लगेगी, पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, फिर इस तरीके से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में किसी इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए हम लोग जब प्रॉपर्टी शब्द का यूज करते हैं तो हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज भी कई तरीके की होती है किसी पदार्थ की। कौन कौन सी होती हैं, तो एक प्रॉपर्टी उसकी होती है किसी पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी में कई प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज, तो हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की, या और अच्छे से कहें तो हम लोग कहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। कहेंगे सर प्रॉपर्टीज हमने सुनी है, प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का मतलब होता है पदार्थों के गुण। तो कहेंगे सर कौन से गुण बता रहे हैं आप, पदार्थों के कौन से गुण को सर आप बता रहे हैं। मैं कहूंगा कि केमिकल वाला हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्यों जाए केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण, पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है ये उसका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण कहलाता है, ठीक है। पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है वो तो रासायनिक गुण, लेकिन पदार्थ जो बना है उसका रंग कैसा है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसा बिहेव करता है, उसका वेट कैसा है, उसका मतलब बहुत सारी फिजिकल चीजें उसके अंदर कैसी हैं वो पता चल जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टी पदार्थ के अंदर हमेशा रहती हैं, चाहे पदार्थ कैसा भी रहे, उसके अंदर लिक्विड रहेगा कि सॉलिड रहेगा, कलर कैसा रहेगा, उसका वेट कैसा रहेगा, उसकी डेंसिटी कैसी रहेगी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। वो पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है उसके कंपोजिशन को यदि पढ़ने लगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो फिर सर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है भार लगने पर या लोड लगने पर वो पदार्थ कैसा बिहेव कर रहा है, वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, भार लगने पर या लोड लगने पर पदार्थ कैसा बिहेव कर रहा है, ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं यहाँ पे क्या, कि हो सकता है ये सारी चीजें आपको अपनी किताब में ना मिले, बट बात फिर से वही आती है कि कुछ ज्यादा जानने ही तो मेरे पास आए हैं, सीधी सी बात है। मतलब ये ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि 3 तरह की प्रॉपर्टी, या हो सकता है मिल भी जाए कहीं कहीं, उससे मतलब नहीं है।
मैकेनिकल मतलब ये नहीं कि ये आएगा एग्जाम में नहीं आएगा कि कितनी तरह की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमको डिटेल में समझना है, और इन प्रॉपर्टीज में एक एक प्रॉपर्टी का नाम देके पूछ सकता है कि ये क्या होता है इसको समझाइए, ये क्या होता है इसको समझाइए। इसमें एक एक चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पदार्थ की सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है क्या, उसके अंदर स्ट्रेंथ। कहेंगे सर स्ट्रेंथ कैसे मैकेनिकल में है, मैं बोलूंगा लोड लगने पे ही तो पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है। बिना किसी पदार्थ पे लोड लगे आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता कर सकते हैं। यानी अगर किसी प्रॉपर्टी को जानने के लिए लोड या भार लगाना पड़ा तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर है सभी को। पहली प्रॉपर्टी आपकी स्ट्रेंथ हो गई, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सामर्थ्य। हिंदी में किसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सामर्थ्य। ठीक है, दूसरा चीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब सामर्थ्य होता है। अब कहेंगे सर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं कहूंगा इसके अलावा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्थता। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। अभी आप ये जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, देखिए जेई में तो इतना लंबा खींचा गया है, इन सबको परेशान हो गए होंगे जो लोग पढ़े होंगे देखे होंगे, लेकिन आप लोग को इन शॉर्ट में एक की वर्ड याद रखना है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, प्रत्यास्थता। दूसरा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है, इसको बोलते हैं सुघट्यता। इसको क्या बोलते हैं, सुघट्यता। सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी होता है। ये सब गुण है, किसी पदार्थ के अंदर इलास्टिसिटी होगी तो इलास्टिक, प्लास्टिसिटी होगी तो प्लास्टिक। अभी मैं इस पर और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी मेरे साथ बने रहिए आप। ठीक है, प्लास्टिसिटी। उसके बाद अगली चीज जो आपकी आती है प्लास्टिसिटी के बाद कि सर ये दोनों तो बता दिया आपने, इलास्टिसिटी से जुड़ा हुआ इसका एक भाई होता है स्टीफनेस। स्टीफनेस इसी का भाई है जो साथ साथ इसके काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हो जाता है वो होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। फिर आता है आपका, डक्टिलिटी को बोलते हैं तन्यता। तन्यता। इसके बाद आता है आपका मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी यानी इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात, जिन लोगों को लगता है मुझे हिंदी नहीं आती, वो लोग ये चीज जान लें कि ये ऐसी बात नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं जानबूझ करके जेईई वाले क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ, कारण है उसका। मतलब हिंदी आती है उसमें भी हिंदी बोला हूं, लेकिन मैं ज्यादातर वो टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं। आघात वर्धनीयता इसको बोलते हैं मैलेबिलिटी को। ठीक है, डक्टिलिटी को तन्यता बोलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है हार्डनेस। हार्डनेस। उसके बाद आपका आ जाता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस खैर डक्टिलिटी के तुरंत बाद समझ जाना चाहिए था, यहीं पर पहले ब्रिटलनेस कर देना चाहिए था। ठीक है ना, ब्रिटलनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, कठोरता, और ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता, भंगुरता। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसी पदार्थ के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, यदि आप अपने से नोट्स बना लें इसका, तो उससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं। और जो बना के भेजेगा तो मैं नोट्स उसकी चेक भी कर लूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ये हो गया। उसके अलावा, इन सब के अलावा प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है टफनेस। टफनेस। उसके बाद इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपका टफनेस के बाद आप कह लीजिए कि फटीग। फटीग। ये सब किसी पदार्थ के अंदर पाई जाने वाली प्रॉपर्टी है। और यदि आप, इसके अलावा भी एक दो प्रॉपर्टी और हो सकती है, बट इतनी कम से कम हम लोगों को पढ़नी है। इससे ज्यादा पढ़ ले तो अच्छी बात है। किताब में आपके मतलब आपके सिलेबस में उतना नहीं है। सिलेबस में मैंने दिखाया ना आपको, सिलेबस में बहुत छोटा सा इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल और ब्रिटल, चार ही दिया, इलास्टिक, प्लास्टिक, डक्टाइल और ब्रिटल, तो इतने ही दिया है। लेकिन हम लोगों ने कितना लिखा, 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9, कम से कम इतनी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जितने लोग लाइक हैं उतने भी उन्होंने भी लाइक नहीं किया। क्या भैया, क्या बुरा लग रहा है? ठीक है ना। हाँ, कोई बोल रहा है सर इंग्लिश में ही लिखिए या तो हिंदी में। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। तुम ये बोलो, फिर अभी कोई आएगा उसका तुम ही सुनना, मैं नहीं बोलूंगा। अभी कोई आएगा तुम उसका सुनना, फिर कोई और आएगा उसका भी सुनना, फिर बताना कि सर क्या करें। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टीज है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सिंगल प्रॉपर्टीज, और उसको समझना है हमको। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है किसी पदार्थ के अंदर, स्ट्रेंथ शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको ये चीजें जितनी आसान दिख रही हैं उतनी आसान है नहीं। इनकी इंजीनियरिंग डेफिनेशन जो है वो थोड़ी अलग है। आप अभी जानेंगे कि इलास्टिक पदार्थ क्या होते हैं। सर इलास्टिक, सर इलास्टिक मतलब वही जो खिंचता हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, इलास्टिक जो है, रबर जो है वो इलास्टिक नहीं है।
वो ब्रिटल है, भंगुर है। और जब मैं बोलूंगा कि लोहा इलास्टिक है, मैं बोलूंगा कि हीरा उससे भी ज्यादा इलास्टिक है, तो आपके दिमाग में भ्रम उत्पन्न होंगे। और उन भ्रम क्यों उत्पन्न होंगे? क्योंकि अधूरी जानकारी आपको थी इन चीजों के बारे में और आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से हाँ दिखना, आप सुनिए यहां पर ध्यान से, मेरा कहने का यह मतलब है कि आप इन चीजों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि आज तक हम जिस भ्रम में जी रहे थे वो कैसा है। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ को उठाता हूं, स्ट्रेंथ को, एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी जो हो जाती है स्ट्रेंथ हो जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? स्ट्रेंथ, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सामर्थ्य। यानी किसी पदार्थ की सर सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? तो मैं कहूंगा किसी पदार्थ की हाँ ठीक है, किसी पदार्थ की भार सहन करने की अंतिम क्षमता उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। देखिए मैं इन सारी प्रॉपर्टी से पहले आपको एक बहुत बेसिक चीज बताना चाहता हूं, जो शायद मुझे पहले ही डिस्कस, चूंकि चैप्टर में आपके बाद में दिया है इस वजह से मैंने डिस्कस नहीं किया, चूंकि अगला चैप्टर आपका सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन है। हालांकि उसमें कही हुई थोड़ी सी बात को मैं यहीं पर बताना चाहूंगा, इन प्रॉपर्टीज को अभी देखेंगे। बट आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती है। अभी इस पर देखो चैप्टर में पढ़ा नहीं रहा हूं, इसको इस चैप्टर में लिखना नहीं है, बस आपको थोड़ी सी जानना है इसके बारे में, ठीक है। जब भी आप किसी पदार्थ को, सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए कि क्या होता है, स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेन आती है कि स्ट्रेन से स्ट्रेस आता है। आपने इंटरमीडिएट में स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा होगा, जरा कमेंट करिए कि पहले स्ट्रेस पैदा होता है या पहले स्ट्रेन पैदा होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कमेंट करिए पहले क्या मटेरियल पर लोड लगाएंगे तो स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल और स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति मतलब विकृत होने से मिलकर विकृति बना हुआ है, विकृति। तो आपको यह बताना है कि सर पहले प्रतिबल आता है पदार्थ में या पहले विकृति होती है, ठीक है ना। हाँ, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि जब किसी पदार्थ पर, जब किसी मटेरियल पर या किसी ब्लॉक पर किसी भी तरह का बार बार जब मैं लोड शब्द का प्रयोग करता हूं, लोड शब्द का जब मैं बार बार प्रयोग करता हूं, तो आप ये समझिएगा कि लोड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल को हो, आपको किसी न किसी मशीन पर या किसी न किसी मेंबर पर लोड लगाना ही पड़ेगा। मशीन और मेंबर में अंतर क्या है इस पर भी चर्चा करूंगा कभी और, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए, उम्मीद थी कि आप लोग यही बोलेंगे। देखिए जेई वाला अगर बच्चा होता तो एक झटके में चीज बताता, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं, सुनिए क्या होता है, पूरी बात सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। जब इस मटेरियल को आप दबाने का प्रयास करते हैं तो इसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे होते हैं, ऐसे मान लीजिए हमने बड़ा बड़ा दिखाया है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इस पर जब बल लगता है, मान लीजिए फोर्स पी आपने अप्लाई किया इस पर, तो पहले ये ऐसा था, बाद में दब के ऐसा हो गया। ये जो बाद वाला सीन है ना वो दबा हुआ है, समझ में आ रही बात। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ये जो था, पहले जो ये था, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा था पहले, और बाद में जब दब गया, दबने के बाद का जो सीन हुआ वो कुछ दूसरा हो गया, दबने के बाद का जो सीन हुआ वो कुछ दूसरा हो गया, ठीक है। तो लोड लगा और ये पिचक के येलो वाला बन गया, ठीक है ना। अब आपको समझिए, अब यहां पे समझिएगा, यहां पे तो आप जब इस पर लोड लगाएं और मान लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ था, सुनिएगा ध्यान से, लोड लगाने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लगा, तो पहली चीज सबसे पहले लगता है लोड, किसी भी बॉडी पर सबसे पहले क्या लगता है, लोड, या इसी को कहते हैं फोर्स। देखिए लोड में दो चीजें आती हैं, फोर्स और मोमेंट, ये बात मैंने मैकेनिक्स में आपको बता रखी थी। तो लोड या फोर्स लगने के बाद अगर हम लोग देखें तो एक एरिया पे काम किया, तो लोड और फोर्स की वजह से लगता है प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है सर, सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है प्रेशर। तो कहेंगे सर इसकी यूनिट क्या होगी, सर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। समझ में आ रही बात है, यहां पे इतना तो समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लोड या फोर्स लगा, उसकी वजह से उत्पन्न हुआ प्रेशर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर।
आप कहेंगे सर प्रेशर की वजह से, इस बाहरी प्रेशर की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए इस कलर का मैं कर दे रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप पास लाने का प्रयास करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास करेंगे आप। जब इनको सर आप पास लाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप इनके अंदर डिफॉर्मेशन यानी विकृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही आप विकृत करने का प्रयास करेंगे, आप हम ही को धक्का दीजिए, हम चुपचाप खड़े थे, हमारे अंदर कोई प्रतिबल नहीं था, जब आप हमको धक्का दिए ना तब हमने इधर से रजिस्ट किया। तो जैसे ही आप इसको धक्का दिए, इनको इनके ऊपर आपने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर के वजह से इसमें आता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब होता है पूरी बॉडी में बदलाव, और वही डिफॉर्मेशन इकाई लंबाई में जब हो जाती है तो उसको कहते हैं विकृति। ठीक है ना। अब कहेंगे डिफॉर्मेशन, जैसे लोड अपॉन एरिया किए तो प्रेशर आ गया, उसी तरह प्रेशर की वजह से डिफॉर्म हो रही थी। डिफॉर्म मतलब नए फॉर्म में आना, यानी वो विकृत हो रहा था। कहेंगे सर पूरी लंबाई 2 मीटर थी, अब वो घट गई, 5 mm की कमी आ गई, तो मैं कहूंगा तो प्रति mm में कितने mm की कमी आई? जब 2 मीटर में 5 mm की कमी आई तो प्रति mm में कितने mm की कमी आई? तो उसको कहते हैं विकृति। विकृति क्या होती है? स्ट्रेन पर। अभी ये सब फिर से आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो चैप्टर अलग से आएगा। तो विकृति होती है डिफॉर्मेशन की वजह से, यानी विकृत होना या डिफॉर्म। अभी के लिए आप दोनों को एक ही मान लीजिए। आई विल इलेबोरेट इट इन अ मोर बेटर वे इन द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली। तो डिफॉर्मेशन होगा या स्ट्रेन आएगी, और जब ये स्ट्रेन होगी, एक दूसरे से दबने का प्रयास करेंगे, तो ये कहेंगे हम नहीं दबेंगे। क्यों? क्योंकि हर पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यानी पदार्थों में इनर्शिया का गुण होता है। इनर्शिया को मैं मैकेनिक्स में पढ़ाया था, कितने लोग अच्छे से सुने थे जरा बता दें। इनर्शिया मतलब एवरीथिंग इन द वर्ल्ड wants to hold its own state, मतलब कोई भी चीज इस दुनिया में हो वो अपनी स्थिति को पकड़े रखना चाहती है। ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी स्थिति में परिवर्तन हो। ये मॉलिक्यूल क्या आप स्थिति बदलने लगे, जैसे ही बदलेंगे क्या करना, ये अंदर से एक बल लगाएगा बाहर की तरफ, ना हम नहीं दबेंगे। एंड दिस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, यानी पहले आती है स्ट्रेन और तब आता है क्या? स्ट्रेस। कहेंगे सर ये क्या बात कर दी है? मैं बता रहा हूं, स्ट्रेन आप जानते हैं ये होता है कि विकृत होना। स्ट्रेस को कभी ये मत बोलिएगा कि सर फोर्स अपॉन एरिया, ना, ये होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल। बल बटा क्षेत्रफल दाब है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल, यानी इसको कहते हैं हम लोग क्या? आपका प्रतिबल। प्रतिबल बल के विपरीत लगने वाला। अब बल के विपरीत बल क्यों लगा? क्योंकि आपने बल लगा करके किसी चीज को डिफॉर्म करना चाहा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए पहले स्ट्रेस आएगी पहले स्ट्रेन, तो जवाब क्या देंगे बताइए? पहले स्ट्रेस आएगी पहले स्ट्रेन। जवाब आप दीजिए आप लोग। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एरिया, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? ये भी यूनिट वही होगी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। प्रेशर वाली ही यूनिट होगी, लेकिन ये फोर्स है। फोर्स मतलब एक्सटर्नल, बाहर से लगा हुआ फोर्स। प्रेशर आप किसी चीज पे कितना भी बढ़ा सकते हैं, प्रेशर आप किसी चीज पर कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस एक लेवल के बाद नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इसको आप नहीं जनरेट करते हैं। कहेंगे सर हम स्ट्रेस लगाते हैं, गलत। स्ट्रेस लगाते नहीं है, स्ट्रेस पैदा होता है, बॉडी पैदा करती है। जो स्ट्रेस नहीं पैदा करेगा, समझिए वो ऐसे पानी को दबाइए, पानी में स्ट्रेस कम आता है तो पानी दब जाता है। दाब तो आप लगा ही रहे थे, लेकिन स्ट्रेस कम क्यों आया? क्योंकि वो स्ट्रेस लेता ही नहीं है। मैंने कहा जो रजिस्ट नहीं करेगा स्ट्रेस नहीं है। मैं कहा गई गेट आउट ऑफ द क्लास, बाहर निकलो क्लास से, आप चुपचाप चले गए, तो कोई स्ट्रेस नहीं है। आप कहेंगे हैं नहीं जाएंगे, तो इधर भी इधर से भी हम धक्का दे रहे, बाहर निकलो, मतलब धक्का मतलब माइंडली, और उधर आप कर नहीं जाएंगे, तो बन गया ना स्ट्रेस हम दोनों के बीच। स्ट्रेस का मतलब रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस है तो स्ट्रेस है। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हुआ? तो आप लोगों को आज ये चीज समझ में आई होगी। बहुत फंडामेंटल चीज है, इस पर उतना जोर, मैं बच्चों वाला ये क्वेश्चन है, बट फिर भी आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब एक चीज बताइएगा,
थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, किसी मटेरियल पर स्ट्रेस कितना हो सकता है या कोई मटेरियल कितना स्ट्रेस जनरेट कर सकता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रेस जनरेट कर सकता है, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेस एक डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, डिपेंडेंट का मतलब ये निर्भर है, निर्भर का मतलब होता है ये बाहरी बल पर निर्भर करती है। आप कोई किसी चीज पे बल ना लगाएं तो इसका मतलब हुआ बल नहीं लगा तो साथ में स्ट्रेस, कहें सर बल ही नहीं लगाएं तो बेटा स्ट्रेस भी नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, एक डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, वो किसी दूसरी चीज पर निर्भर करती है। अगर बाहर से बल नहीं लगेगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा, अगर आप बाहर से बल लगाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी फिर और बल लगाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी प्रेशर और स्ट्रेस साथ साथ बढ़ते हैं। बट एक लिमिट के बाद स्ट्रेस ज्यादा बढ़ नहीं पाता है और प्रेशर आप बाहर से बढ़ाएंगे तो मटेरियल टूट जाएगा। ये बात समझ में आया? यानी अप टू द फेल्योर, अप टू फेल्योर यानी विफलता तक, मटेरियल के टूट जाने तक, अप टू फेल्योर मतलब पदार्थ की विफलता तक प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो होता है वो स्ट्रेस के क्या होता है, बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई? प्रेशर स्ट्रेस के बराबर होता है, बट दीज आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, बाहरी बल बटा क्षेत्रफल, ये आंतरिक बल बटा क्षेत्रफल। समझ में आ रही बात? हुआ क्या, ये अंदर से बल लगा, अंदर से बल लगा और ये पूरे क्षेत्रफल पर लगा, तो कहेंगे अंदर से लगा तो क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। समझ में आया? क्लियर सभी को? क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्लियर है ना? यदि आपको सेशन समझ में आया और लगा कि नहीं इतना तरीके से अगर पढ़ाया गया तो आपका क्या फर्ज है, यू जस्ट नीड कि आप जाएं अपने जूनियर्स को, अपने क्लासमेट्स को क्लास के बारे में जरूर बताएं। इससे चैनल की हेल्प होती है। और आपको मालूम है आप लोगों की वजह से, मैं सच में बता रहा हूं, मैं इस समय बहुत भयंकर मेडिकल ट्रॉमा से गुजर रहा हूं। मैं अपने नहीं, और जब अपनों से ज्यादा हमारे ऊपर दिक्कत आए हम बर्दाश्त कर लेंगे, जब कोई आपका बहुत करीबी फंसता है ना तो और ज्यादा दुखद होता है। ठीक है, तो आप समझिएगा इस चीज को कि मैं सिचुएशन में नहीं था क्लास लेने के, फिर भी हूँ आपके सामने। और आप लोग से बस एक चीज कहूंगा कि ये मनाइएगा, दिल से ऐसे ही दुआ कर दीजिएगा कि सब ठीक रहे, मैं जो मुसीबत आई है वो खत्म हो जाए। बस ऐसे ही, कई बार ऐसे ही कई हुई बातें लोगों की लग जाती हैं। ठीक है, तो संभालिएगा आप लोग, दुआएं दीजिएगा, बाकी हम साथ हैं, प्रयास करेंगे साथ में जितने लंबे हम लोग समय भी निकाल सकें। ठीक है ना? आइए अब देखिएगा यहाँ ध्यान से। अब जो है यहाँ पे हमने ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन समझाया, तो अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, क्या सुनिए कि स्ट्रेस एक डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है जो प्रेशर के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। प्रेशर के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्या कि सर तब तो अलग अलग प्रेशर पर मटेरियल अलग अलग बिहेव करता होगा। ठीक है ना? मटेरियल अलग बिहेव करता होगा, यानी लगा इस तरीके से, बल लगा इस तरीके से पदार्थ पर, तो उस समय पदार्थ कैसा बिहेव करता होगा, अलग अलग स्टेज पर। शुरुआत में वो रिजिड बना, जैसे आपकी क्लास में हम कहें कि बाहर निकलो क्लास से, तो आपने शुरू में हम रिजिड हैं, हम नहीं जाएंगे। जहां एक थप्पड़ कस के लगा, मैंने बोला था कि जब लोड क्रिटिकल से ज्यादा लग जाता है तो जो मटेरियल रिजिड था वही क्या हो जाता है, डिफॉर्मेबल हो जाता है। याद करिए मैकेनिक्स में, तो जो चीज रिजिड थी पहले, वो बल बढ़ने पर क्या हो गई, तुरंत भागेंगे आप क्लास से बाहर। अब भागने के बाद कहेंगे अच्छा ठीक है भाग तो रहे हैं, उतना स्पीड से नहीं, आज जहां 3-4 थप्पड़ और लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर अब और तेज भागेंगे। यानी लोड इधर से जितना बढ़ा रहे हैं तो पहले रिजिड, फिर उसके बाद इलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक मतलब जितना हम करेंगे उतना ही तेजी से वो भी रिएक्ट करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो प्लास्टिक बिहेव करने लगेगा, यानी बिना हमारे पीटे ही भागेगा क्लास छोड़ के। यानी कहने का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ पाए बेटर चीजों को। ठीक है, हर मटेरियल लोडिंग की अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग बिहेव करता है। तो कहेंगे सर वो बिहेवियर है क्या, वो सर बिहेवियर है क्या, तो मैं कहूंगा कि बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग अवस्था है। अब मैं कहूंगा ठीक है इलास्टिक को समझाइए सर, मटेरियल पर एक लिमिट पर लोड लगता है तो इलास्टिक क्या है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये बात डिप्लोमा में नहीं है बट मैं आपको बस ऐसे ही बता दे रहा हूं क्या, और ये बात ऐसी है जो आज जान ले तो बड़ा बेटर है। पूरे सोम के अंतर्गत किसी भी मटेरियल को
इलास्टिक ही माना जाएगा, तभी पूरा सोम एग्जिस्ट करता है। इलास्टिक तक, इलास्टिक रेंज में पूरा सोम, कंप्लीट सोम जो है माना गया है कि कोई मटेरियल इलास्टिक रेंज में ही रहेगा, तभी पूरा सोम एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो सारी थ्योरी बदल जाएगी। अभी ये बातें, हाँ अभी ये बातें आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, समय पर धीरे धीरे सब समझ में आएगा। कहेंगे सर इस छोटी सी बात का क्या मतलब है, बताता हूं अभी। सबसे पहले इलास्टिसिटी को समझे तब समझेंगे। स्ट्रेंथ शब्द को आप समझ लिए, तो मैंने स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन, मैंने स्ट्रेस स्ट्रेंथ समझा दिया, अब उसी का प्रयोग मैं बार बार इसमें करूंगा, ठीक है ना, बार बार मैं इसके अंदर उसी का प्रयोग करने वाला हूं। अब क्या है यहां पे सुनिएगा, सबसे पहली चीज है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ के अंदर स्ट्रेस लेने की जो शक्ति होती है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। कहेंगे सर अधिकतम प्रतिबल जितना पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो सकता है वही उसकी सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य मतलब लोड लेने की अधिकतम सीमा ही उसकी सामर्थ्य होती है। द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी बियर्ड बाई अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ, यानी अधिकतम बल जो मटेरियल सहन कर सकता है वही उसकी सामर्थ्य कहलाती है। यानी जब वो अधिकतम बल सहन कर सकता है, इसका मतलब है कि उस बल के बाद उसमें जो उत्पन्न प्रतिबल होगा वो अल्टीमेट होगा, उससे ज्यादा वो प्रतिबल दे ही नहीं पाएगा। यानी हम अगर एक बल से ज्यादा बल लगा देंगे, अभी आशीष अग्रहरी व्हाट इज इलास्टिक रेंज, अभी बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सा सुनो इलास्टिक रेंज क्या होता है। अभी इस पर कहानी चल रही है बहुत लंबी, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। तो मैं कह रहा हूं किसी भी पदार्थ को मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको क्लियर करता हूं, और वो डायग्राम अभी आगे भी आएगा। आप जानते हैं जब किसी चीज को आप खास करके आप माइल्ड स्टील के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, यानी छड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जब आप छड़ वगैरह माइल्ड स्टील को खींच करके उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने पर देखेंगे छड़ को पहले खींचेंगे ना, तो पहले तो नहीं खींचेगी, फिर एक समय तक वो ऐसे खींचते जाएगी, जितना बल बढ़ाएंगे खिंचाव भी बढ़ेगा, बल बढ़ाएंगे खिंचाव भी बढ़ेगा। एक लिमिट के बाद कम ही बल पर लगेगी खींचने, मतलब कम ही मतलब सेम फोर्स पर, विदाउट द इंक्रीजमेंट ऑफ फोर्स इट विल गेट डिफॉर्म कंटिन्यूअसली। यानी फोर्स को हम पहले लगा रहे थे तो खींच रहा था, अब क्या हुआ, उतना ही बल से अगर लगाते चले, बल को बढ़ा नहीं रहे, सेम फोर्स अप्लाई करते चले जा रहे हैं, तो क्या होने लगेगा, अचानक तेजी से बढ़ने लगेगा। इसका मतलब हुआ वो इलास्टिक रेंज को तोड़ चुका है, उसके मॉलिक्यूल्स टूट चुके हैं। तो इलास्टिक रेंज में होता क्या है, अब अभी आ रहे हैं इलास्टिक रेंज में होता क्या। स्ट्रेंथ को समझ लिए सब लोग। स्ट्रेंथ क्या होता है, जब पदार्थ टूटने वाला रहता है तो उस समय उसमें उत्पन्न प्रतिबल सबसे ज्यादा होता है, पदार्थ में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिबल ही उसकी सामर्थ्य कहलाता है। मैं सामर्थ्य में नापा कैसे जाएगा सर, मैं कहूंगा एक पदार्थ अपने पर स्क्वायर मिलीमीटर पर 250 न्यूटन का बल ले सकता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ है 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm, यानी अपने एक स्क्वायर मिलीमीटर एरिया, एक mm, इसके एरिया पर वो 250 न्यूटन का बल ले सकता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ है 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ क्या होता है सबको क्लियर है, अधिकतम उत्पन्न प्रतिबल ही क्या होता है, स्ट्रेंथ, यानी मैक्सिमम डेवलप्ड स्ट्रेस, अधिकतम उत्पन्न प्रतिबल, मैक्सिमम डेवलप्ड स्ट्रेस, यही क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। क्या सभी को समझ में आया कि हर पदार्थ अगर बल लगाएंगे तो हो सकता है कोई ज्यादा प्रतिबल उत्पन्न कर ले उसके बाद टूटे, कोई हो सकता है थोड़ा ही दबाने पे टूट जाए, कोई हो सकता है कि और ज्यादा, कोई हो सकता है और ज्यादा। तो हर पदार्थ टूटने से पहले अपने अधिकतम फोर्स तक पहुंचते हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रेंथ। एक प्रॉपर्टी हुई स्ट्रेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी हुई आपकी इलास्टिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी, इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होता है आप समझिएगा, किसी पदार्थ पर बल लगाने पर वह विरूपित होता है, लेकिन बल हटा लेने पर वो वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। कहेंगे कैसे, कहेंगे सर किसी चीज पर बल लगाए थे तो वो खिंच गया था, बट व्हेन वी रिमूव द लोड एंड इट विल गेट्स इट्स ओरिजिनल शेप, द प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता वह गुण है जिसके कारण यदि किसी पदार्थ पर बल लगाया जाए तो बल के प्रभाव में स्वयं गुप्ता, इस पर मैंने आज ही चैट में बोला था डालने के लिए, चैट में आपको मैसेज मिला होगा। कई बच्चे ऐसा कह रहे हैं ना कि सर
2 क्लास वो और जीएस की क्लास मैंने आज ही से कर। अभी सब ठीक है क्या? सॉरी, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अभी सब ठीक है? हाँ ठीक है। सुनिए, सुनिए ध्यान से यहाँ पे। स्वयं मैं यही कह रहा हूं, मैं तुमसे बात करूंगा दोस्त, ऐसा नहीं है कि मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूं। मैंने पहले ही चैट में डाला हुआ है, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत ज्यादा देता हूं 50 मिनट में, आपको भी पता होगा। फिर भी मैं बात करूंगा, अगर दूसरी क्लास होगी मैं दे दूंगा। बट कई बच्चे मुझसे पर्सनली बोले हैं कि सर कंटेंट हम लोग ज्यादा मतलब कवर नहीं कर पा रहे, नोट्स बनाने में टाइम लग जा रहा है, इस वजह से रुका हुआ। ये मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप कहेंगे मैं दूसरा दे दूंगा तुरंत, ठीक है। हाँ, अभी सोम के नोट्स नहीं आए, सीखा, अभी सोम के नोट्स नहीं आए। जब कोई चैप्टर खत्म होता है बेटा तभी नोट्स आता है। फिर भी आगे से मैं पूरा एक साथ करा के देने वाला हूं, पूरा नोट्स एक साथ देने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सीखा। सुनिए, मुद्दे पर आते हैं। प्रत्यास्थता क्या होती है? मैंने बोला जब किसी पदार्थ, पूरी परिभाषा पहले सुन लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण भार लगने पर उसमें विरूपण हो, लेकिन भार हटने पर वो अवस्थनीय अवस्था में वापस आ जाए, इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्या दोनों बातें समझ में आई? क्लियर क्लियर। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण भार हटने पर वह अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। क्या हिंदी और इंग्लिश वालों के साथ मैंने कोई भेदभाव किया? क्या कमेंट में आप डाल सकते हैं कि क्या मैंने कोई भी भेदभाव आपके साथ किया? नहीं किया। तो मैं कह रहा हूं कि प्रत्यास्थता वह गुण है जिसके कारण वो भार लगा होगा तो ऐसा डिफॉर्म हुआ होगा, खींचा, जैसे खींचे रहे, खींचा हुआ, छोड़ने पर वापस आ गया, तो इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है ना। एक गुण इसमें और आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी से लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रीप। अभी समझाएंगे हम ये सब, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता आपने समझ लिया क्या होता है। कहेंगे सर तब सर अगला गुण क्या है? सर प्लास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी के बाद प्लास्टिसिटी है। कहेंगे सर तो ये कौन सा गुण है? मैं कहूंगा ये सुघट्य अवस्था है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। जब सुनिए क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा कि प्लास्टिसिटी, इसको सुघट्यता बोलते हैं हिंदी में। मैं ये कह रहा हूं सुघट्यता क्या होती है? सुघट्य, सुघट्य का हिंदी मतलब होता है किसी चीज को यदि ढाला जा सके किसी चीज में तो उसको बोलते हैं सुघट्य। जैसे सुघट्य मिट्टी के बारे में अभी अब आगे पढ़ेंगे, तो चिकनी मिट्टी को प्लास्टिक सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज समझिएगा ध्यान से कि सुघट्यता का मतलब होता है पदार्थ पर बल लगने पर वह डिफॉर्म हो, लेकिन वो अपनी अवस्था में वापस ना आए, तो उसको कहते हैं इसके अंदर प्लास्टिसिटी का गुण है। तो जैसे जैसे मैं पूछूं सर कौन सा इलास्टिक मटेरियल है, कौन सा प्लास्टिक? इलास्टिक मटेरियल में आप ले सकते हैं किसको? डायमंड को। सॉरी, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो घबरा जाएंगे। आप स्टील को ले सकते हैं। इसी हर पदार्थ के अंदर थोड़ी सीमा तक इलास्टिसिटी होती है। स्टील को आप ले सकते हैं इलास्टिक मटेरियल के अंदर, क्योंकि एक अच्छे खासे लोड तक यह लोड पा करके डिफॉर्म होता है और छोड़ने पर अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। कहेंगे सर स्टील की जगह पर आप ये जो जो जिससे हम लोग मिठाई का डब्बा पैक करते हैं वो वाला रबर क्यों नहीं बोल दिए? हालांकि वो रबर नहीं होता है, उसको इलास्टिक ही बोलते हैं। तो वो भी इलास्टिक है, छोड़ेंगे वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा, लेकिन बहुत कम बल तक। थोड़ा ज्यादा बल से खींच देंगे तो टूट जाएगा। इलास्टिक असल में वो पदार्थ है जिसके अंदर बढ़िया इलास्टिसिटी रहेगी ना, बहुत ज्यादा बल लगाने पर भी थोड़ा बहुत डिफॉर्म होगा, छोड़ने पर वापस आ जाएगा। तो आप जानते हैं जो स्टील की सरिया आपके कंक्रीट वगैरह में लगती है, उसको जब बहुत बल लगा के खींचेंगे और डिफॉर्म होगा, छोड़ने पर वापस चला जाएगा। तो कहेंगे सर कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो अभी इसकी परिभाषा भर ही आपको जाननी है। इस पर एनालिसिस करने के लिए मैं घंटे भर केवल इलास्टिसिटी पे बोल सकता हूं, ठीक है ना।
हर पदार्थ, मैं आपको बता दूं, हर पदार्थ। अच्छा, कुछ लोगों के मन में डक्टाइल का मतलब मैं बता दूं, तन्य, जिसको खींचा जा सके वो डक्टाइल है। मैं थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं, डक्टाइल का मतलब तन्य होता है, अब ब्रिटल का मतलब भंगुर। भंगुर मतलब जिसको लोड लगने पे खट से टूट जाए, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज को ध्यान में रखिएगा, यहां पे क्या कि देखो, इलास्टिक अलग है, डक्टाइल अलग। डक्टाइल वो होता है जिसको बहुत लंबा खींचा जा सके, जिसके अंदर हाई लीनियर डिफॉर्मेशन हो सके, वो डक्टाइल है। लेकिन डक्टाइल का मतलब इलास्टिसिटी से बिल्कुल भी नहीं। इलास्टिसिटी का मतलब हैवी लोड पाने पर भी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करे, बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड अपनी अवस्था में वापस आ जाए, चाहे वो डिफॉर्मेशन हल्का सा ही क्यों ना हो। हल्का सा डिफॉर्म हुआ फिर वापस, लेकिन उस हल्के में बहुत ज्यादा लोड लगाना पड़ा, लेकिन वापस तो आया ना। बस इतना जो वापस आ जाए, मतलब मेन बात क्या है, जो वापस आ जाए वही इलास्टिक है। और जो वापस नहीं आया, जैसे गूंथा हुआ आटा है, आटा को गूंथे, अच्छा गूंथा गया, वापस फिर अपनी शेप में आएगा, नहीं आएगा। बात समझ रही ना। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे कोई कह रहा मनीष बघेल, जैसे ट्यूब, बेटा ट्यूब अपने आप में पदार्थ नहीं है, उसका मटेरियल जो है ना वो पदार्थ है। ट्यूब तो बनावट के आधार पर कहते हो, ट्यूब को फाड़ दो तो वो ट्यूब नहीं रह गया। हम यहाँ पदार्थ पे बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं। ट्यूब को आप जो समझ रहे हैं कि अवस्था में वापस आ जाए, ट्यूब किससे बना है, प्लास्टिक से। तो जिसका नाम ही प्लास्टिक है तो प्लास्टिक रहेगा ही ना। और जो तुम अवस्था परिवर्तन सोच रहे हो, वो पदार्थ नहीं बदला है, वो हवा के आवाज जाने से हुआ है। तो ट्यूब कोई पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक चीज बनी हुई है, वो एक ऑब्जेक्ट है। पदार्थ मतलब जिससे वो बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी। समझ रहा मेरी बात। तो मैं ये कह रहा हूं, इलास्टिसिटी में पदार्थ कोई भी हो, लोड लगने पर वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, हटाने पर। प्लास्टिसिटी में परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। परमानेंट, परमानेंट मतलब जिस अवस्था में गया उसी अवस्था में रह जाए। परमानेंट डिफॉर्मेशन प्लास्टिसिटी को बताता है। और टेम्परोरी डिफॉर्मेशन, टेम्परोरी डिफॉर्मेशन यानी अस्थायी विरूपण, टेम्परोरी, टेम्परोरी डिफॉर्मेशन, ये किसको दिखाता है, टेम्परोरी डिफॉर्मेशन किसको दिखाता है, ये दिखाता है किसको, टेम्परोरली डिफॉर्म हुआ है, अभी लोड हटाएंगे वापस आ जाएगा, टेम्परोरी रूप से डिफॉर्म हुआ। तो समझ गए अंतर क्या है दोनों में, ठीक है ना। आर्मी बॉय पी कुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बिल्कुल प्रणाम आपका स्वीकार है, बाकी आप लोग प्रणाम करने से ज्यादा जो है हम लोग भाई हैं, तो इस तरीके से याद रखा करो यार, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल मस्त रहो, हमेशा खुश रहो, ठीक है ना। हाँ फोर्स, देखो बेटा जो ये सवाल अभी कर रहे हो ना किशन सोनी सर, फोर्स इक्वल होगा, फोर्स रिलीज होगा। अप्लाइड फोर्स की वजह से एनर्जी सेव होती है। तुम अभी जिस लेवल पर मुझसे बात करना चाहते हो, वो मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हारे लेवल पे है नहीं। देखो किसी भी, थोड़ा सा बोल दे रहा हूं, किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हैं ना, तो एक्चुअली आप उसको डिफॉर्म भी कर रहे होते हैं। तो देयर इज एनर्जी कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी विच इज सेव्ड इन द मटेरियल, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड दैट स्ट्रेन एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अपोजिट वर्क। तो अब मैं बताऊं, उसी अभी कल चैप्टर बताए थे जेई में स्ट्रेन एनर्जी है, तो आपको पढ़ना नहीं है, बहुत सारी चीजें और है बेटा जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसका अध्ययन कराती हैं। और नो डाउट पढ़ेंगे, बट अब इस क्लास में करेंगे ना तो इतना लंबा खींचेगा, कुछ लोग भागने लगेंगे, कहेंगे सर बिना मतलब की चीज पढ़ाते हैं। मैं सुना हूं अपने बारे में कि सर ये बिना मतलब की चीजें भी बहुत ज्यादा पढ़ा डालते हैं, तो अभी उस पर मत जाइए, अभी आप अपने काम का देखिए, ठीक है। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, टेम्पोररी डिफॉर्मेशन जिसके अंदर हो उसको कहते हैं। प्लास्टिसिटी मतलब परमानेंट, यानी वो दो बातें मैंने लिखी जो आप प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल वो जिसके अंदर ज्यादा गुण इलास्टिसिटी का हो। प्लास्टिक देखो ज्यादा गुण, सर गुण ही ना होगा कि ज्यादा कम क्या होता है। मैं बोलूंगा कि एक ही पदार्थ कुछ हल्का लोड पर हो सकता है इलास्टिक रहे, यानी लोड हटाने पर वापस आ जाए। क्या वही पदार्थ पर ज्यादा लोड लगा देने पर वो एक बार परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। वो जो मिठाई वाला डब्बा था उसको खींचे तुम तो थोड़ा देर तक तो इलास्टिक बिहेव कर देगा, थोड़ा ज्यादा खींच दो तो अब वो ऐसा फैल जाएगा कि वापस नहीं आ पाएगा, या पूरी तरह से वापस नहीं आ पाएगा। व्हेन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप कंप्लीटली, तब कहेंगे वो प्योर इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है। और जबकि खींचे पहले जैसा तो नहीं हो पाया, थोड़ा वापस आया, तो इसको कहेंगे इसमें पार्शियल इलास्टिसिटी है या पार्शियल प्लास्टिसिटी है, यानी थोड़ा परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ और थोड़ा टेम्पोररी। तो ये सब शब्द जो है अभी खतरे से खाली नहीं है। अभी आप में केवल इतना पूछा जाएगा एग्जाम में
इलास्टिसिटी क्या है, तो आप लिखिएगा इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण बाहर हटाने पर अपनी अवस्था में वापस आ जाता है, खत्म। बस जैसे स्टील, बात खत्म। प्लास्टिक ऐसे पदार्थ जो बाहर हटाने पर अपनी अवस्था में वापस नहीं आ जाते बल्कि इसमें स्थायी विरूपण हो जाता है, इनको प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। बस यही पूछा जाएगा आपसे, तो अब मैं उस पर उतना नहीं, ठीक है ना। हाँ, टूटने से पहले, टूटने से थोड़ा कम लोड लगाओ तो फ्रैक्चर लिमिट पे पहुंचा दिए। समझो लिमिट, पहला लिमिट होता है रिजिड, इलास्टिक, प्लास्टिक, फ्रैक्चर, और उसके बीच में आता है स्ट्रेन हार्डनिंग। अभी इसको बताएंगे। स्टील के ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा। तुम सोच रहे हो खींचने पर टूट जाएगा रबड़, तो रबड़ की जगह हम लेंगे स्टील की छड़, कल ही वाले क्लास में स्टील की छड़ लगा के खिंचवा देंगे, देखेंगे वो किन किन जोन से गुजरता है, लोड बढ़ने पर उसमें कौन कौन से जोन आते हैं, उन सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा वेट कर लो। अब चलो अगली प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों की, अगली प्रॉपर्टी क्या है। इलास्टिक प्लास्टिक हो गया। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी कहेंगे सर ऐसे पदार्थ जिनको लंबाई की दिशा में खींचा जा सके और उनकी डायमीटर में कमी आ जाए, वो डक्टाइल होते हैं। इसका सबसे भयंकर डक्टाइल मटेरियल होता है गोल्ड, सोना। सोना 1 ग्राम लेकर के आप चाहें तो आधा किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं इससे। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से आधा किलोमीटर लंबी तार खींच सकता है। यानी गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल है। तो कहेंगे सर डक्टाइल वाला प्लास्टिक नहीं होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल होगा। जब तुम तार खींच रहे हो और वो विरूपित होकर एक तार, जैसे मान लो मटेरियल गोल्ड था, उसकी तार खींची गई, तार खींच करके उसको जब छोड़ा गया तो वो उसी अवस्था में, तार की ही अवस्था में रह गया, तो कहेंगे सर इसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा। तो कहेंगे जिसके अंदर प्लास्टिसिटी हाई होती है ना, उसके अंदर डक्टिलिटी होती है। और अगला जो है वो है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी यानी आप कहेंगे सर मैलेबिलिटी, सर जिसको ऐसे पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसको पीट पीट के पतली चादरों के रूप में बदला जा सके, प्लेट में, सीट में बदला जा सके, उसको कहते हैं मैलेबिलिटी का गुण है, आघात वर्धनीयता का गुण है। यानी सर डक्टाइल होने के लिए भी प्लास्टिक होना जरूरी है, मैलिएबल होने के लिए भी प्लास्टिक होना जरूरी है। तो कहेंगे सर फिर दोनों में अंतर क्या है। मैलिएबल वो पदार्थ होते हैं, जैसे देखे होंगे चादर आती हैं, चादरों से अलमारी, बक्से, ये सब बनते हैं ना, तो वो सब चादर मैलिएबल होती हैं। यानी उसके अंदर एक विशेष गुण होता है मैलिबिलिटी का, जिसके कारण वो ऐसी बनाई जा सकती है। ठीक है, डक्टिलिटी के कारण तारें खींची जा सकती हैं। अब कहेंगे सर इनकी परिभाषा सर थोड़ा बढ़िया से बताइए। पदार्थ को वह गुण जिसके कारण उसको पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है, डक्टिलिटी कहलाता है। और मैं आपसे बोलूंगा कि द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉल डायमीटर वायर्स। मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इसे पतली सीट के रूप में बदला जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन सीट्स। समझ गए बात को। बट बोथ ऑफ दिस रिक्वायर्ड डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के कारण ही डक्टिलिटी पॉसिबल है, प्लास्टिसिटी के कारण ही मैलिबिलिटी पॉसिबल है। तो कहेंगे सर आप जब इतना बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए इसके साथ में कि सर डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी प्लास्टिसिटी के कारण यदि पॉसिबल है, तो एक शब्द आता है हम लोग का यहीं पर, ब्रिटलनेस। कहेंगे सर ब्रिटलनेस, भंगुरता, किसी चीज पर झटका लगता है वो टूट जाती है, तो यानी कि वो भंगुर है। भंगुरता, ये दोनों तो भयंकर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दिखाते हैं। यानी हायर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, हायर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी बिफोर फेल्योर, फेल होने से पहले इनमें भयंकर डिफॉर्मेशन होती है। यानी बल लगाने पे खूब फैलते हैं ये, तब जाके टूटते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ जो लोड लगने पर ज्यादा डिफॉर्म ना हो, टूट जाए, उसको कहते हैं ब्रिटल। जैसे कई ऐसे पदार्थ हैं, जैसे इन पदार्थों का यदि नाम ले हम लोग कि ब्रिटल कौन है, तो मैं कहूंगा क्या, ग्लास। अब देखो ग्लास का मतलब होता है जो कांच, जिसको तुम शीशा बोलते हो, वो ब्रिटल है। लोड लगेगा तो क्या ऐसा होता है, क्या शीशा फैलता है, ऐसे होता है, तो ब्रिटल। कास्ट आयरन, अभी तुम पदार्थों को उतने अच्छे से जानते नहीं हो, तो आप एक चीज जान लो, कास्ट आयरन, ये क्या मैं लिख दिया, कास्ट आयरन ये भी ब्रिटल होता है। लोहा है, लेकिन लोहे में जब, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो लोहा है, बट लोहे के अंदर जब पत्थरों जैसे गुण आ जाए,
स्टोन्स, ये सब क्या है, स्टोन क्या है, ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मतलब वो पदार्थ जो आप कहेंगे सर अगर आप जेईई में पढ़ाते तो इसमें क्या बताते, तब मैं आपको बताता कि जब किसी पदार्थ में 5% से ज्यादा डिफॉर्मेशन हो सके, स्ट्रेन 5% से ज्यादा स्ट्रेन हो सके तो उसको प्लास्टिक कहते हैं या डक्टाइल कहते हैं, और जिसमें 5% से कम डिफॉर्मेशन हो उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। कहेंगे सर ये परसेंटेज कहां से ला दिया, तो मैं यही कहूंगा अभी के लिए याद कर लीजिए, ठीक है, अभी के लिए आप बस याद कर लीजिए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी प्लास्टिसिटी के कारण ही पॉसिबल है, और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि डक्टिलिटी या प्लास्टिसिटी का अगर समझें तो 5% से कम किसी चीज को यदि आप खींच पा रहे हैं तो इसका मतलब वो ब्रिटल है, 5% से ज्यादा इलोंगेट हो जा रहा है या दब जा रहा है, हाँ सर डक्टाइल को रिपीट कर दो। ऐसे पदार्थ जिसको पतले तारों के रूप में खींचा जा सके उसको डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, और उसके इस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। गुण को डक्टिलिटी और मटेरियल को डक्टाइल कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। डक्टाइल मतलब तन्य, डक्टाइल मतलब तन्य, डक्टिलिटी मतलब तन्यता, तन्यता इस प्रॉपर्टी, तन्य मतलब पदार्थ, तन्य पदार्थ जिसके अंदर तन्यता होगी वो तन्य पदार्थ होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये आपका मैलिएबिलिटी समझ में आ गया, ब्रिटलनेस समझ में आ गया आपको, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बताइए जल्दी से, ऑल क्लियर। हाँ शैलेंद्र कुमार कह रहे हैं सर टफनेस और हार्डनेस अच्छे से। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं टफनेस और हार्डनेस आगे जाके बहुत बृहद है, तो अच्छे से समझाऊंगा तो एक क्लास उसी में लगेगी, तो मैं तुमको तुम्हारे लेवल पे अच्छे से समझा दूंगा, तुम समझ जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। बट तुम ये उसको न्यूमेरिकल बेस है पूरा, अगर तुम ये सारी प्रॉपर्टी है ना, जैसे टफनेस को समझना हो तो टफनेस से जुड़े हुए कुछ टर्म आ जाते हैं, रेजिलियंस आ जाता है आपका, प्रूफ रेजिलियंस आ जाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आ जाता है, ये सब टफनेस से जुड़े हुए शब्द हैं। और हार्डनेस भी इसी तरीके से है, तुमको समझ में आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे, मैं भी बताता हूं, तुमको ज्यादा समय नहीं लूंगा, तुरंत बताऊंगा। हार्डनेस और ब्रिटलनेस समझ में आ गया, मेरे क्या क्या कवर कर लिया है। हाँ ये देखो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, डक्टिलिटी खत्म, मैलिएबिलिटी खत्म, ब्रिटलनेस खत्म, इधर हार्डनेस बचा हुआ है, इधर टफनेस बचा हुआ है, फटीग और क्रीप। किसी पर, क्रीप को पहले समझ लो, फिर उसके बाद फटीग और टफनेस पर बात करेंगे और हार्डनेस पर बात करेंगे। किसी पदार्थ पर लोड लगाए तो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लोड लगाए, यानी एक पदार्थ ना मान लो 75 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है, ठीक है। हाँ सुनो, एक पदार्थ 75 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है, तुम उससे ज्यादा लोड जरा लगा दो तो उस पर, तो कहेंगे सर अब तो ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा सर। मैं कहूंगा नहीं 75 तक ही लगाए रखो। जैसे वो रबर का एग्जांपल, रबर को एक लिमिट से ज्यादा खींचने पर वो या तो परमानेंटली बड़ा हो जाएगा, खींच जाएगा, या तो टूट जाएगा। अगर हम लोग उतना ही लोड लगाएं उस पर जितना कि वो टूटे ना और परमानेंटली बड़ा भी ना हो, लेकिन वही लोड ऐसे लगाएं, हाँ छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा, पूरा जैसा था वैसा हो जाएगा। तो यानी लोड जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा, यदि लोड उससे ऊपर लिमिट को क्रॉस करके लगा दें तो प्लास्टिक हो जाएगा कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए। ये बात समझ में आ रही है कि लोड के वजह से ही कोई चीज रिजिड होती है, कोई चीज इलास्टिक होती है, कोई चीज प्लास्टिक होती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए जल्दी से। हाँ अच्छा, जो लोग यहां कह रहे हैं कि रिपीट करो सर, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि क्या वीडियो में पीछे भगाने का ऑप्शन नहीं है? मैं कह रहा हूं ऐसे वीडियो में पीछे भगाने का ऑप्शन नहीं है, बात कह रहा हूं, बाकी रिपीट तो कर ही दूंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई ना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अमन प्रजापति, ई इज ग्रेटर देन 1, क्या है ये तो बता दो, ये जो ई लिखे हो वो क्या है वो तो बता दो। चलो अभी बात कर लेते हैं। एक बात बताना जरा, अगर तुम जो रबर को खींचे थे कि सर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लोड लगाएं, यानी ये तो रिगेन कर लेगा, लेकिन वही लोड तुम लंबे समय तक लगाए रखो, पकड़े रखो, पकड़े रखो, पकड़े रखो, पकड़े रखो, एक टाइम पे छोड़ोगे वापस ही नहीं जाएगा। यानी यदि किसी पदार्थ पर कोई छोटा सा भी लोड लंबे समय तक लग जाए तो वो उसको परमानेंटली डिफॉर्म कर देता है। तो कहेंगे सर वही पदार्थ कह रहे थे इलास्टिक है, रिगेन कर लेगा एक लिमिट के अंदर तक, एक लिमिट के अंदर तक, हाँ एक लिमिट के अंदर तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर तक वो वापस आ जाएगा, लेकिन हल्का ही लोड लगाए थे बस थोड़ा देर तक वही पकड़े रहेगा, तो क्या लोड हटाने पे वापस नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि एक और गुण है बीच में पदार्थ का, क्रीप। क्रीप इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच मटेरियल गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड विथ कंटिन्यूअस लोडिंग। सतत भार के कारण किसी पदार्थ में उत्पन्न स्थायी विकृति को क्रीप कहते हैं। क्रीप मतलब होता है
क्रीप का मतलब होता है विसर्पण, शायद यही होता है, क्रीप का मतलब विसर्पण होता है। एक बार इसका हिंदी देख लीजिएगा। वैसे आपको इंग्लिश में भी ऐसे है ना, हिंदी में भी ऐसे ही क्रीप लिख कर क्या आएगा, समझ में आ रही बात में। तो क्रीप वो वाला नहीं जो लड़कियां कहती हैं क्रीप, वो वाला क्रीप नहीं है, ये दूसरा क्रीप है, ठीक है ना। तो क्रीप का मतलब होता है, हाँ चलिए शैलेंद्र कुमार, आपका फाइनल ईयर में 75% आया। आगे से आपके जूनियर और लाभ उठाएं इसका, ठीक है ना। सुनैना कह रही हैं कि सर विद इन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉर्ड रिजिलियंस इलास्टिक। सुनैना आपकी सुपर सीनियर हैं तो ये ज्ञान दे रही हैं, वो अच्छी बात है, बट ऑल डेफिनेशंस आर क्वाइट गुड, अच्छा पढ़ रही हो तुम, ठीक है। हाँ शायद नहीं, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक अगर एनर्जी स्टोर होती है तो प्रूफ थोड़ा सा चेंज करना है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव्ड इन द मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रिजिलियंस एंड स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मेक इट करेक्ट सुनैना, ठीक है सुनैना, मेक इट करेक्ट, थोड़ा सा सही कर लो। कंप्लीट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेव्ड इन अ मटेरियल दैट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल। बड़ा मटेरियल ज्यादा एनर्जी सेव करेगा, छोटा मटेरियल कम, तो दैट इज प्रूफ रेजिलियंस। बट मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच we calculate the energy within a certain amount of material और यूनिट वैल्यू में, ठीक है ना। ये सही है, थोड़ा सा सही कर लेना इसको। क्रीप समझ गए आप क्या होता है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, हार्डनेस एंड टफनेस। हार्डनेस कोई प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण सतह पे स्क्रैच और पेनिट्रेशन नहीं किया जा सकता। मटेरियल कैन नॉट बी स्क्रैच्ड और पेनिट्रेट किसी सतह पर। आप सोच रहे हैं कि सर मजबूत वही होता है जो हार्ड होता है, जी नहीं। मेरी चप्पल बड़ी मजबूत है, क्यों, मेरी चप्पल बड़ी मजबूत है क्यों, चलता फिरता हूं, वो टूटती नहीं है, वो ज्यादा लोड ले सकती, क्योंकि मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम डेवलप्ड स्ट्रेस। हमारे चप्पल के अंदर बहुत मजबूती है, लेकिन एक ग्लास जैसे आपकी मोबाइल का, उस पर आप ऐसे, हमारे चप्पल से कमजोर है, ईंट रख देंगे हमारा चप्पल नहीं टूटेगा, ईंट रख उस पर ईंट ऐसे लेकर के हमारे चप्पल पे छोड़ दीजिए, हमारे जूते पे छोड़ दीजिए, हमारा जूता संभाल लेगा, क्यों, क्योंकि वो मजबूत ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन इस पर जो ये है आपका मोबाइल की स्क्रीन है, उस पर छोड़िए टूट जाएगा, यानी मोबाइल की स्क्रीन मजबूत कम है, लेकिन हार्ड कौन ज्यादा है। चप्पल पे होल करेंगे आसानी से हो जाएगा, ब्लेड से काटेंगे आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर ब्लेड चलाएंगे नहीं कटेगा। तो हार्ड मतलब कैन नॉट बी स्क्रैच्ड और कैन नॉट बी पेनिट्रेट। समझ में आ गई बात यहां पे। क्रीप का एग्जाम्पल हर पदार्थ, देखो तुम लोग एग्जाम्पल सोच रहे हो, क्रीप हर पदार्थ के अंदर होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सस्टेनेबल लोडिंग के इफेक्ट में जल्दी डिफॉर्म हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। क्या ये समझ में आया जो मैं अभी बताया हूं आपको, हार्ड में और स्ट्रेंथ में अंतर। हार्ड मतलब वो जिसके ऊपर चाकू से काटा ना जा सके या जल्दी ना कटे, और जो पेनेट्रेट मतलब जिसमें कुछ धंसाया ना जा सके। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच एंड पेनेट्रेशन इट्स कॉल्ड हार्डनेस। क्या ये हार्डनेस जिन्होंने पूछा था हमको समझ में आया, जिन्होंने ऊपर हार्डनेस पूछा था वो समझे। किसी भी पदार्थ के अंदर वह गुण जिसके कारण उसको आसानी से चाकू से खुरचा या उसमें कुछ धंसाया ना जा सके, उसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर कौन सा गुण है, उसके अंदर है गुण आपका हार्डनेस का। तो हार्डनेस स्ट्रेंथ हो ये जरूरी नहीं है, मैं दो एग्जांपल आपको देके समझा चुका हूं, क्लियर है बात। यहां पे दो एग्जांपल आपको देके समझा चुका हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज टफनेस। टफनेस क्या होती है। टफनेस का मतलब होता है किसी पदार्थ पर जब लोड लगता है तो उस पर किया गया काम उसके अंदर सेव हो जाता है। किसी पदार्थ पर लोड लगने पर उसमें किया गया काम उसमें सेव हो जाता है। सेव का मतलब लोड लगाएं तो कुछ वर्क डन, आप जब भी किसी बॉडी पर वर्क करते हैं ना और वो डिस्प्लेस हो, डिफॉर्म हो, तो एक काम होता है उसके ऊपर, और दैट वर्क इन फॉर्म ऑफ एनर्जी सेव्ड इन द मटेरियल इज कॉल्ड टफनेस। किसी पदार्थ के फेल्योर पॉइंट तक, माने देखो हल्का सा काम करोगे तो कुछ एनर्जी उसके अंदर सेव हुई, और करोगे तो हुई। अत्यधिक एनर्जी जो वो सेव कर सकता है कोई पदार्थ, वो उसकी टफनेस कहलाती है। टफनेस किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने फेल होने तक, यानी अपने फेल्योर पॉइंट तक, अपने भंजन बिंदु तक अपने अंदर एनर्जी सेव कर सकता है। यही गुण टफनेस कहलाता है। जो ज्यादा एनर्जी सेव करेगा फेल्योर तक वो ज्यादा टफ मटेरियल है, जो कम एनर्जी सेव करेगा वो कम टफ मटेरियल है। टफनेस को और अच्छे से समझना होगा तो फिर एनर्जी को समझना पड़ जाएगा कि कैसे वर्क हो रहा है, और वही टॉपिक आपके में नहीं है, ठीक है ना।
तो एनर्जी सेव्ड इन द मटेरियल अप टू फेल्योर इज कॉल्ड टफनेस। हायर द सेव्ड एनर्जी इन द मटेरियल हायर द टफनेस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अभी कहा कि जो पदार्थ अपने, हाँ, ग्लास हार्ड है, ग्लास हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, ग्लास हार्ड, ग्लास हार्ड है, डायमंड सबसे हार्ड है, आप जानते हैं डायमंड सबसे हार्ड है, उससे तो आप कांच काट देंगे, मतलब डायमंड स्क्रैच रेजिस्टेंस है, उस पर स्क्रैच नहीं पड़ सकता है, उसकी घिसाई करके उसको तराशा जाता है। समझ में आ रही बात यहां पर ना? यानी यहां पर आपने समझ लिया क्या कि सर टफनेस क्या है। टफनेस को मैंने अभी बताया कि टफनेस किसी पदार्थ के अंदर एनर्जी सेव होने का गुण है, और वो कब तक? फेल्योर तक। वही एनर्जी कुछ पदार्थ रिकवरेबल एनर्जी के फॉर्म में होता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज फेल हो रही है तो उस पर जितना काम हुआ या जितना एनर्जी लगी वो टफ मटेरियल की कैटेगरी में आ गया। लेकिन एक चीज बताओ ध्यान से जरा, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिन पर आप एनर्जी लगाएंगे और इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लोड लगाए हैं, अभी लोड उतना नहीं लगाया, लोड हल्का ही लगाया, एनर्जी सेव हुई, और छोड़ने पर वो एनर्जी वापस मिल गई। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाते हो, छोड़ोगे वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो एनर्जी जो इलास्टिक लिमिट के अंदर लगती है, उसी सेव्ड एनर्जी को सेव करने का जो गुण होता है वो रिजिलियंस होता है। टफनेस के साथ एक गुण और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिलियंस। अब ये गुण, कोई टफ है कोई रिजिलियंस जिसके अंदर ज्यादा है। कुछ ऐसे पदार्थ जो अल्टीमेट लिमिट तक तो खूब एनर्जी सेव रखते हैं, लेकिन उनके अंदर रिकवरेबल एनर्जी नहीं होती। रिकवरेबल का मतलब जो एनर्जी वापस हमें मिल सके। किसी चीज पे वर्क किया और वापस वो आप पे वर्क कर दे छोड़ने पे, तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर सेव्ड एनर्जी, वो गुण जो उस एनर्जी को सेव कर रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट। एनर्जी सेव्ड इन अ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट। किसी पदार्थ के अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर सेव हुआ जो गुण है वो रिजिलियंस कहलाता है। क्या रिजिलियंस और टफनेस में अंतर समझ में आया? आपके सिलेबस में बस इतना ही, इतना भी नहीं दिया, मैंने बताया ना 4 ही टॉपिक दिए हैं। हो सकता है सब एग्जाम में आपके ना आया, बट आज जानिए जेई में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है पूरी बात? नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, फटीग टेस्ट। फटीग टेस्ट क्या होता है इसके बारे में अभी डिटेल में एक बार पढ़ना है कल वाले लेक्चर में, क्योंकि ये टेस्ट भी आपको करना है, फटीग टेस्ट भी आपको करना है। फटीग क्या होता है आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। किसी पदार्थ पर लोड लगाने पर वो काफी लोड सहन कर सकता है, बशर्ते आप बार बार लोड का नेचर बदलिए मत या इंटेंसिटी बदलिए मत। कहेंगे सर ये क्या होता है? मैं कहूंगा एक 5 किलो का बोरा भर के आपको बैग में दे दिया जाए कि लेते चले जाओ मार्केट, तो तुम लेके चले जाओगे नहीं। लेकिन वही बोरा आपसे कहा जाए कि ऐसे करते करते जाना है, ऐसे करते करते जाना है, तो कहोगे सर अभी तक तो ये मजबूत था। क्यों? क्योंकि इस पर टेंशन आ रहा था। जब इसको हम लटकाए हुए थे तो नीचे भार लग रहा था, ठीक है ना, तो वो उस पर टेंशन आ रहा था, तो ये अकेले टेंशन बहुत मजबूती झेल लेता। लेकिन ये बार बार, जब पहले एक बार आप कंप्रेस कर रहे हैं, फिर टेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर टेंशन, ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। फटीग किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ पर बलों की प्रकृति बदलने के कारण वह अपनी सामर्थ्य खो देता है। फटीग, फटीग यानी इसका हिंदी भी अजीब है, शायद हिंदी इसका मिलता नहीं, फटीग ही लिखा हुआ मिलता है। फटीग वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण रिवर्सल इफेक्ट ऑफ लोड के कारण पदार्थ की सामर्थ्य में कमी आ जाती है। जो 5 किलो उठा सकता था वो बार बार ऐसे ऐसे कर, अब 1 ही किलो जा पाएगा, ऐसे तो 1 किलो भी मुश्किल हो जाए। यानी हर मटेरियल में एक एक स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ होती है। कहेंगे सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? मैं अभी कल टेस्ट कराऊंगा इसका, तब बताऊंगा कि कहां फटीग आ जाता है, क्यों फटीग टेस्ट किया गया, उस पर भी बात करेंगे। ओके, इस पर चर्चा है। कहेंगे सर कैसे आप कह रहे हैं चर्चा है? मैं कहूंगा ऐसे, यहां पर इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट यहां पर लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, और ये यहां देखिएगा फटीग टेस्ट। तो अभी ये टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा हाँ कि कैसे फटीग होता है और फटीग टेस्ट में क्या सीखते हैं। क्या आज आपने सारी प्रॉपर्टी को समझा? कल टेस्ट वाला है पार्ट, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और होगी जिसमें आप मशीनें देखेंगे, जिन जिन मशीनों पे टेस्ट होता है वो सारी मशीनों को हम लोग कल डिटेल में देखेंगे। क्या ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, जो लोग बीच में हाइड्रोलिक्स की क्लास का पूछ रहे थे, बेटा कुछ क्लासेस पेड रखनी पड़ती हैं, क्योंकि यूट्यूब से तुम लोग जो सोचते हो ना पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तुम लोग खुद यूट्यूब चैनल बना लो तो पता चल जाएगा, बहुत सारे बच्चे बनाए चलाते हैं तो पता चलता है कितना पैसा। तो वो थोड़े पैसे हम लोग को चाहिए होते हैं ताकि हम तुम्हें नोट्स और ये चीजें अवेलेबल करा पाएं। उसी तरीके से जिंदगी चलती है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, उसमें कई स्टाफ आपके साथ लगे हुए हैं।
तो इस वजह से ये क्लास तो मैं फ्री देता हूँ, बट कुछ क्लासेस पेड ही हैं, तो उसमें उस तरीके से मिलेंगे। बाकी इस क्लास की नोट्स वगैरह भी पेड क्लास में ही है, ठीक है। आज की क्लास में इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। आपका जो भी है, थोड़ा काम हम भी करते हैं तो थोड़ा जिंदगी जीने के लिए, चूंकि आगे सबको चाहिए, आप तुम भी कल काम करोगे, तुम्हें भी थोड़े पैसे चाहिए, तो थोड़ा सा पेड है, बाकी बहुत कुछ फ्री भी रहेगा, तो उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। प्रिंस साहू कह रहे हैं सर साइंस कौन पढ़ाएगा? साइंस कहाँ पढ़ना है तुमको जी? कहाँ से साइंस पढ़ना आ गया तुमको? चलिए देखिए, कोई अमन प्रजापति कमेंट किए हैं इलास्टिक और इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है। बेटा शुरू में क्लास को देख लेना, तुम जो सवाल इसमें कर रहे हो एक बार पीछे जाके देखो, बताया हूं कि नहीं, एक बार जाके पीछे देखना कि मैं बताया हूं कि नहीं बताया हूं, ठीक है। कोई वीडियो पीछे जाके देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं, ठीक है। सभी लोग गुड नाइट बोले, शुभ रात्रि सभी को आपका। हाँ चलिए, ये कोई आ चुका है, ये कोई आ चुका है, अपने परिवार का परिचय दे रहा है, ये अपने परिवार का कोई परिचय दे रहा है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, होता है, जैसे संस्कार, जैसे पिताजी माँ जी के साथ बिहेव करते होंगे वैसा यहाँ आके कर रहा है ये। चलिए हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है, सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।